Response pending by PFNS या बैंक नॉट वेरिफिकेशन पेंडिंग आया डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी UID never enabled for DBT and beneficiary has been created based on account NPCI मैपिंग आधार सीडिंग DBT मैपिंग इत्यादि बहुत सारे टर्म्स के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है सूर्यांश, स्वागत है आप सभी का सूर्यांश इंडिया चैनल में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीबीटी मैपिंग है क्या। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार धनराशि का आवंटन डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में करती है। पहले क्या होता था, जितनी भी योजनाओं का लाभ दिया जाता था वो बैंक अकाउंट के थ्रू दिया जाता था, लेकिन आज इन दिनों डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। स्कॉलरशिप में डीबीटी को बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई जा रही है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनकी डीबीटी मैपिंग न होने के कारण स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम हो जाती है या स्कॉलरशिप उनका नहीं आ पाता है। पहले नंबर पे एक समस्या आती है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFNS। अगर ऐसी समस्या आपके में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो PFNS पोर्टल है वो आपकी बैंक से वेरिफिकेशन कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। इस प्रक्रिया में ऐसा होना चाहिए आपके बैंक में डीबीटी की मैपिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर आपके बैंक में डीबीटी मैपिंग है ऑलरेडी तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके में रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFNS लिखा है और आपको नहीं पता है तो आपको अपने बैंक से इसको वेरिफिकेशन कराना होगा। जिन लोगों में ऐसा लिख के आता है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इसका मतलब ये है कि आपका जो फार्म है वो स्कॉलरशिप कमेटी अर्थात समाज कल्याण ऑफिस में, जिला समाज कल्याण जो अधिकारी बैठते हैं ऑफिस में, वहाँ पे इसको पेंडिंग है, वहाँ पे इस फार्म की चेकिंग की जा रही है। अगर लंबे समय तक इसकी चेकिंग की जा रही है या कोई रिजेक्शन का चांस बन रहा है तो आप इससे पहले ही अपने जिले लेवल पे स्कॉलरशिप कमेटी के बात कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। इसके बाद अगला कारण है UID never enabled for DBT and beneficiary has been created based on account। इसका मतलब ये है कि आपकी जो DBT है वो इनेबल नहीं है, आपकी बैंक से इनेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो UID है वो आपका नया क्रिएशन अकाउंट बेस पे हो गया है, तो इसमें पैसा आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन ये श्योर नहीं है कि इसमें पैसा पूरा आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, विभिन्न ज़्यादातर प्रक्रियाओं में पैसा आ जाता है। तो ये कुछ रीज़न हैं आपके। अगर बैंक खाते के अगर आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में शो कर रहे हैं तो आप इसको जल्द इसको निस्तारण करा लीजिए। इनेबल होनी चाहिए डीबीटी। मैं आपको बता दूं विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो डीबीटी को NPC के थ्रू लिंक कराने का प्रक्रिया जो है वो कुछ बैंकों में फार्म के थ्रू है, कुछ बैंकों में ऑनलाइन से प्रक्रियाएं हैं। फिलहाल पेटीएम, फिनो एवं इंडिया पोस्ट एवं एयरटेल पेमेंट बैंक की जो प्रक्रियाएं हैं बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन प्रक्रियाएं हैं। इनको आप किसी भी प्रकार से इनेबल करवा सकते हैं। अपने नज़दीकी BC के यहाँ के जाके आप तुरंत इसको इनेबल करवा सकते हैं। लेकिन आर्यावर्त बैंक या है इलाहाबाद बैंक है या स्टेट बैंक है या HDFC है, इन बैंकों में डीबीटी इनेबल कराने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बैंक में एक फॉर्म को फिल करना होता है। फिल करने के उपरांत ही डीबीटी को इनेबल किया जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, कभी कभी ऐसा होता है अगर जो अभ्यर्थी है, जो छात्र है, वो ऑनलाइन के थ्रू ऑनलाइन कराने के सिवाय उसने बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता लगाया है, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो HDFC में चला जाता है या उसका पेमेंट जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि डीबीटी प्रक्रिया जो है भारत सरकार ने जो लॉन्च की वो इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लगाई। क्योंकि जो छात्र है या कोई भी योजना का पैसा जो है डीबीटी के मोड से जब पैसा डाला जाता है तो अकाउंट बेस से ना होकर के वो आधार बेस से पैसा जाता है, जो कि एक विशिष्ट बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक व्यक्ति का आधार एक ही हो सकता है, इसलिए पैसा जाने का अदर कहीं सोर्स नहीं ना हो करके सीधे बेनिफिशियरी के खाते में ही जाए, वो भी उस अकाउंट से जाए जो आधार से सीड है। अगर आपके खाते, मान लीजिए आपके पास 5 खाते हैं और 5 खाते में आपने आधार लगवा के रखा है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि डीबीटी मैपिंग जो है या डीबीटी सीडिंग जो है मात्र एक ही बैंक में हो सकती है आधार के साथ, क्योंकि भारत सरकार ने केवल एक ही बैंक को प्राथमिकता दी है जो कि आपकी प्राइमरी होगी। प्राइमरी बैंक में ही आधार सीडिंग होगी।
आधार सीडिंग कैसे है, कैसे पता करें कि आधार सीडिंग है या नहीं, इसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। वीडियो में लिंक मिलने के बाद आप उसमें से देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने आधार सीडिंग की जाने की हमारे आधार कार्ड से बैंक लिंक है या नहीं। अब आधार सीडिंग, अगर बाई चांस आपके पास 5 खाते हैं, 5 खाते में आप पाँचों खाते में आपके आधार कार्ड लिंक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी आधार सीडिंग स्टेट बैंक में ही है। आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, HDFC का भी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट का भी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बैंक में DBT सीडिंग होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक खाते में DBT सीडिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक होगी। जैसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने अकाउंट खुलाया, वहाँ पे आधार सीडिंग हो गई, लेकिन उसके बाद में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया, तो वहाँ पे आधार सीडिंग जो है ओपनिंग के साथ ही सुविधा का लाभ दिया गया आपको। तो वहाँ पे क्या हुआ, स्टेट बैंक की जो DBT थी उसको वहाँ से हटकर वो सीधे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है, बहुत से लोगों का मानना है या बहुत से लोगों का ऐसा करना होता है कि वो जब स्कॉलरशिप वगैरह ऑनलाइन कराते हैं तो वहाँ पे वो अपना स्कॉलरशिप जो है स्कॉलरशिप में स्टेट बैंक का खाता लगा देते हैं या कोई भी बैंक का लगा देते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको। तो वहाँ पे क्या होता है, उस बैंक जो आपने खाता लगाया उसमें ना जाकर के किसी दूसरे बैंक में चला जाए। उसका कारण यही है कि आपके आधार सीडिंग मोड की प्रक्रिया के दौरान जो भी आपके NPCI के थ्रू आधार सीडिंग में आपकी बैंक से लिंकिंग होगा, उसी बैंक में आपका पैसा जो है वो जाएगा। तो ये कारण रहता है, हम जिस खाते में पैसा मंगाना चाहते हैं उस खाते में न जाकर के दूसरे खाते में पैसा चला जाता है। इसका मुख्य कारण यही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने DBT संबंधित बहुत सी प्रक्रियाओं की बात की। अगर आपसे DBT संबंधित कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, उनका मैं जवाब देने के लिए सदैव सेवा में तत्पर रहूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको उस संबंधित वीडियो का ट्यूटोरियल भी जल्दी प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।